हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से व्युत्पन्न करते हैं, यानी ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका अपन कंप्लीट बेसिक जानने वाले हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया गया है। तो हम समझते हैं, ध्यान से समझना। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पे राशि ज्ञात करने का, अमाउंट ज्ञात करने का सूत्र है। तो अगर आप इस मेथड को, जो मेथड मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो मेथड मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसको सीख जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का व्युत्पन्न। मूलधन हम कितना लेंगे? पी लेंगे, और दर मैं लूंगा आर प्रतिशत, क्योंकि जो फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पे दिखा उसके अंदर मूलधन की जगह पी लिखा था, दर की जगह आर लिखा था, समय की जगह टी लिखा था, और अमाउंट की जगह क्या लिखा था? ए लिखा था। तो हम उसी फॉर्म में बनाएंगे, इसलिए अपन उसी के फॉर्म में क्या ले रहे हैं? मूलधन और दर को लेके चल रहे हैं। अब मैं सबसे पहले पहले वर्ष की बात करूंगा, यानी प्रथम वर्ष की बात करूंगा, यानी एक वर्ष की बात करूंगा। तो एक वर्ष के लिए मैं मूलधन कितना लूंगा? P1 ले लेता हूँ। पहले वर्ष की बात करूँ इसलिए P1 ले लूंगा, तो मैं कितना लूंगा? इसको P लूंगा। और R1 क्या आ जाएगा? दर आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा? R% के इक्वल होगा। समझना। तो मुझे इस एक वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, और मैंने आपको पिछला वीडियो में समझाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने SI, साधारण ब्याज, OCI, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल से हमने समझा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आप इस वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ष का हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे, क्योंकि एक वर्ष का ब्याज हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो SI1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो P मूलधन तो हमारे पास कितना है? P1 है। पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना आ जाएगा? P1 आ जाएगा। दर कितना आ जाएगा? R1 आ जाएगा। समय क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसमें सारे मान रख दो, तो हमें यहाँ से SI1 मिल जाएगा। SI1 आ जाएगा, कितना आएगा? P1 तो कितना P है, इंटू R1 कितना R, और T1 हमारे पास के एक वर्ष है, तो एक यहाँ रख दूंगा, एक से गुना करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एक वर्ष का ब्याज हमें ये मिल गया। तो हम एक वर्ष के बाद कितना राशि चुकाते हैं, तो वो हम निकालेंगे अमाउंट A1। ये A1 कैसे पता चलेगा? जब हम मूलधन P1 के अंदर, जब हम मूलधन, जो P1 मूलधन था, इसके अंदर अपन इस ब्याज को जोड़ देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? अमाउंट पता चल जाएगा। तो अब आप मान रख दो, देखो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? P1 का मान कितना? P प्लस SI1 कितना हमने निकाला? P इंटू आर, डिवाइड में कितना निकाला? 100। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से P कॉमन ले लूंगा? अगर मैं यहाँ से P कॉमन लूंगा तो 1 प्लस आर अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास पहले वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब अपन दूसरे वर्ष की बात करते हैं, अगले एक वर्ष की और बात करेंगे। तो अगले एक वर्ष की बात करेंगे, अगले एक वर्ष की बात करेंगे, तो उसके लिए जो मूलधन होगा P2, वो क्या होगा? ये जो P2 होगा ये इस A1 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें शर्त चक्रवृद्धि ब्याज की दे रखी है, तो उसके लिए हम दूसरे वर्ष जो मूलधन लेंगे वो पहले वर्ष के अंत में दी जाने वाली, भुगतान की जाने वाली राशि के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे P2 किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा, A1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे A1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 कितना है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये हमें दूसरे वर्ष के लिए क्या मिलेगा? मूलधन मिल जाएगा। दर तो हमें वही लेनी है, तो हम क्या करते हैं, इस वर्ष के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। इस दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो फॉर्मूला अपन सेम वही लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आ जाएगा। तो P मूलधन, मूलधन कितना है दूसरे वर्ष के लिए? तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में आ जाएगा 100। ये मूलधन था, इंटू दर आ जाएगा, तो दर कितना है? आर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इंटू में समय आता है, समय हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये हमें दूसरे वर्ष का ब्याज मिल गया। तो अब हमें क्या करना है? दूसरे वर्ष का राशि निकालना, A2 का मान निकालना है। तो A2 कैसे पता चलेगा? जब हम P2 में, दूसरे वर्ष के मूलधन में, दूसरे वर्ष का अपन क्या कर देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। तो आप इसको सिंपल कर लो। देखो P2 कितना है? P2 इसके इक्वल है P इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100।
ये तो हमारे पास क्या था, दूसरे वर्ष का मूलधन था, फिर प्लस इसमें आप दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ दो तो ये रहा ब्याज। ये वैसा कैसे यहाँ पे रख दूंगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 और इंटू में क्या आ जाएगा, R अपॉन में 100 आ जाएगा। क्या आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ गया? अब देखो, दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि A2 है। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। देखो मुझे बताओ, इस कंप्लीट टर्म से और इससे अपन क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहोगे एक तो हम P कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 प्लस आर बटा 100 है और यहाँ पे 1 प्लस आर बटा 100 है, तो अपन क्या कर लेंगे, 1 प्लस आर बटा 100 को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्म कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ बच गया 1, फिर प्लस इस टर्म से ये दोनों कॉमन चले गए, तो यहाँ कितना बचा, आर अपॉन में 100 बचा। कितना बच गया, आर अपॉन में 100 बच गया। क्या इतना समझ में आया? अब आगे देखो, 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर भी कितना 1 है और 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर भी कितना 1 है। तो यहाँ से हमें जो A2 मिलेगा, दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि मिलेगी, वो P इंटू, देखो यहाँ आधार समान है और गाते क्या है, अलग अलग। जब आधार समान होते हैं तो गाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसका पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी आप जो पहले वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि को देखो, ये राशि थी पहले वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली, और यह है दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि। तो इन दोनों से हम एक कॉमन रिजल्ट देख पा रहे हैं कि ये पहले वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, इसलिए A1 लगा दिया, दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि है तो A2 लगा दिया। P कॉमन है, मूलधन जो है वो यहाँ पे P का साइन कॉमन है। 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर यहाँ पे 1 था जब अपन एक वर्ष की बात कर रहे थे, और जब यहाँ पे अपन 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसी प्रकार अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो हम ऐसा लिख देंगे ना, A3 बराबर P ऐसा कैसा रहेगा, और 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो चेंज हो रहा है कि यहाँ पे A1 था पहले वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, यहाँ दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि A2 है, तो यहाँ तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि को अपन किससे लिख देंगे, A3 से। और यहाँ पे पावर 1 था, एक वर्ष की बात कर रहे थे, यहाँ 2 पावर है, जब 3 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे पावर कितना लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। तो इसी प्रकार अगर मैं n वर्ष की बात करूं, अगर मैं nवें वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि की बात करूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एन बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और इसका पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि हम nवें वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, t लिख देता हूँ। टी का मतलब जितने समय की अपन बात करेंगे तो उतना अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, पाव लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला जो बना वो इसी कॉन्सेप्ट से बना है जो मैंने आपको बताया। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस पे आधारित अपन क्वेश्चन समझते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझना अच्छे से। 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो ये 8,000 रुपए जो दे रखा है, ये तो हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है। पी मतलब मूलधन, हमें 8,000 रुपए दे रखा है। ये 2 वर्ष टाइम दे रखा है, टी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। और ये 5% हमें क्या दे रखा है, दर आर का मान दे रखा है 5%। और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करवा रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, राशि निकालेंगे, हम ए का मान निकालेंगे। और ए का मान निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी हमने सीखा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और उसका पावर क्या था, टी था। अपन इसी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, कि जो अमाउंट होता है उसके अंदर अगर अपन प्रिंसिपल मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो हमें मूलधन पता है, अगर हम राशि पता कर ले, ए का मान पता कर ले, तो ए में से पी माइनस करते हमें क्या पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से किसका मान निकाल लेंगे, ए अमाउंट का मान निकाल लेंगे। तो रख दो मान ऐसा कैसा, हमें यहाँ से ए का मान तो ज्ञात करना है। पी हमें कितना पता है, 8,000 इंटू 1 प्लस आर हमें कितना पता है, 5। देखो ये जो प्रतिशत होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 100 के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटा देना है।
और पावर टी समय है, तो टी समय कितने वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ अपन पावर कितना लगा देंगे 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो अब आप इसको क्या करना है, सिंपल करना है। तो ए बराबर, देखो यहाँ पे हम इस 5 से 5 एकम 5 और 5 से हम इस 100 को कितने बार काट देंगे, 20 बार काट देंगे, 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 8000 बचा, इंटू में जब 1 प्लस 1/20 है, इसको हम सरल करें, 1 प्लस 1/20 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21/20 आया अंदर, और उसका पावर हमें कितना लगाना है, 2 लगाना है। यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान हम सिंपल कर लेंगे इसको, तो 8000 इंटू 21/20 की घात 2 है। इसका मतलब क्या होता है, इस 21/20 को 2 बार गुना के फॉर्म में लिख दो, तो 21/20 लिख दो, और यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। क्योंकि देखो पावर होता है, तो पावर का मतलब क्या होता है, उस आधार को उतने बार ही लिखना है। तो 2 पावर है तो 2 बार हमने ऐसा कैसा लिख दिया मल्टीप्लाई के अंदर। अब हम इसको सरल कर लेंगे, इस 0 से एक 0 कट जाएगा, इस 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से हम क्या कर देंगे, 80 को कितने बार काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी 20 बार कट जाएगा। तो हम यहाँ सिंपल कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 20 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। तो हम इसको सरल करेंगे, तो 0 एक ऐसा कैसा बचेगा, 2 से इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 8820 रुपये क्या आ जाएगा, 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमें पता चल गई। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ए का मान यहाँ पे रख दो 8820, और इसमें से हम क्या कर देंगे, पी मूलधन 8000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 820 रुपये। क्या मिल जाएगा, 820 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे, हम इस सूत्र का किस प्रकार से उपयोग करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि इस सूत्र का और किस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर उपयोग किया जाता है, वो भी अपन समझते हैं। यस देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुपयोग, जो सूत्र अभी हमने सीखा उसका उपयोग और किस प्रकार के प्रश्न में करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो एक नंबर यूज अपन करेंगे जनसंख्या में वृद्धि या कमी। अगर जनसंख्या में वृद्धि या कमी दे रखी है तो वहां पे भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है, यदि वृद्धि की दर, देखो वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है, अब वृद्धि हो रही है 4% की दर से, तो 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, इसी अमाउंट निकालने वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में हल करके बताऊंगा, और हम समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में इस सूत्र का उपयोग करते हैं। यस, आगे देखो, 2 नंबर हमारे पास टाइप होगा इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले को उपयोग करने का। यदि बैक्टीरिया की वृद्धि दर ज्ञात हो, हमें बैक्टीरिया की वृद्धि दर दे रखी है और हमें कुल वृद्धि दर ज्ञात करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दे रखी है, यानी स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी, और प्रति घंटे बैक्टीरिया की संख्या कितनी बढ़ रही है, 2.5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसका सॉल्यूशन अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सारे क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तीसरा टाइप क्या बनेगा, वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। हमें वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होगा जब उसके मूल्य में कमी या वृद्धि की जाए। हमें दे देगा कि उसके मूल्य में 5% की वृद्धि होगी, या फिर हमें दे देगा कि उसके मूल्य में 3% की कमी हो जाएगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले से हल करना सीखोगे। हम डिस्कस करेंगे इन सारे एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आ गया, और आप कंप्लीट बेसिक मैथ्स का हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।